राम सा। ये असली वाली राम राम है, किसान वाली थोड़ी मजबूती से आवाज बुलंद होनी चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि चौधरी साहब के अनुयायी यहाँ बैठे हुए हैं। राम राम सा। आज की इस किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे चौधरी करमवीर सिंह फटिया जी, प्रधान सौराण खाप, मास्टर बलबीर सिंह जी, प्रधान किसान सभा, और हमारी छोटी बहन बेटी कविता जी। मैं 3-4 दिन पहले अचानक दिल्ली जयंत चौधरी जी के पास में बैठा हुआ था। हमारी बहन जयंत जी को निमंत्रण दे रही थी। उन्होंने अपनी बात विस्तार से बताई कि इस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोग चौधरी साहब के जन्मदिन के अवसर पर अन्नदाता सम्मेलन कर रहे हैं, जबकि हमारा असली जो चौधरी चरण सिंह का जो अनुयायी है वो अछूता रहेगा। तो हम 24 तारीख को चौधरी साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, आप वहां पर पहुंचे। चौधरी साहब क्योंकि 24 तारीख को उनका पहले से प्रोग्राम लगा हुआ था, उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि फिर कभी मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि अगर पहले से मुझे मालूम होता तो मैं निश्चित रूप से सारे प्रोग्राम को छोड़ करके मैं आपके कार्यकर्ताओं के और किसानों के बीच में पहुंचता। उन्होंने बताया, मुझसे बोला कि आप चले जाइए चौधरी साहब के इस किसान महापंचायत में उनके जन्मदिन पे आप अपने विचार किसानों के साथ सम्मिलित करें। मैं अनभिज्ञ था यहाँ की धरती से, लेकिन मैं पर्सनली अनभिज्ञ हो सकता हूँ, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इस धरती से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। जिस धरती पर शहीद महावीर सिंह सौराण जैसे 1982 में इस किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए शहीद हो गए हों, जिस धरती के कादवा कांड जैसा 1995 में जहां 4-5 किसान शहीद हो गए हों, इसी धरती पे मलयाली कांड में 1998 में बिजली की मांग को लेकर यहाँ का किसान ने अपनी वीर गति को प्राप्त हुए हों, ऐसी धरती पर मैं इसको नमन करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि ऐसी धरती पे आकर के असली चौधरी चरण सिंह जी के लोग वारिस हैं, जो इस जमीन पे बैठे हुए हैं, उनके जो दर्शन हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मेरे से पहले तमाम वक्ताओं ने उस मसीहा के बारे में अपनी बात रखी। मैं अच्छी तरीके से समझता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को कुछ राजनीतिक लोग जातिवाद की संज्ञा देते थे, कुछ समझदार जो लोग उनको किसान नेता कहते थे, लेकिन इस धरती का जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर के गुजरात तक जो किसान खेती में रहता है, मेड़ पे बैठता है, वो चौधरी चरण सिंह को न किसान समझते थे, न जात नेता समझते थे, बल्कि वो अपने भगवान समझते थे। क्यों भगवान? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कोई देवता नहीं थे, लेकिन इस कलयुग में अगर सही माने में कहा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी ही हमारे देवता थे। कि चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, इस देश की आत्माएं गांव में बसती है। क्यों? कि उनका एक नारा भी था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। ये खेत और खलियान वाली कोई बात बहुत छोटी बात नहीं थी।
मंत्र है वो कर्म है। और जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार बताया और उसमें भी यही कहा कि हे अर्जुन, कर्म कर और फल की इच्छा मत करे, उसी तरीके से चौधरी चरण सिंह जी ने इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इसकी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक मूल मंत्र दिया। और वो मूल मंत्र था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। खेत और खलियान की बात वो इसलिए कहते थे कि गांव में रहने वाला जो किसान है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के अपनी खेत में काम करता है, बीज बोता है, ट्रैक्टर चलाता है, पानी देता है, दवाई लगाता है, खाद लगाता है, उसके बाद अगर उसको अपनी फसल को लेकर के पड़ोस के कस्बे में जाएगा और अगर उसकी फसल की जो लागत है उससे अधिक उसकी लागत से अगर वो फसल बेचेगा तो जब उसकी जेब में पैसा आएगा, क्योंकि जो लागत लगा दी, कर्ज लेकर के लेके आया, बैंक से लेके आया, कहीं से लेके आया, उससे भी कम अगर फसल उसकी बिकी, उसको अपनी फसल का मूल्य नहीं मिला तो उसकी जेब में एक नया पैसा नहीं आ सकता। आप गौर से मेरी बात को सुनिए। वो इस बात के लिए जो आज आंदोलन तमाम किसान हमारी यूनियन है, सारे लोग जो कर रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह की ही देन है। उसीलिए उन्होंने कहा था कि किसान की जेब में पैसा आएगा तो बगल में बैठा जो व्यापारी है, जो कस्बा में है, उसकी दुकान से साइकिल खरीदेगा, पेन खरीदेगा, किताब खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, उसकी जेब में पैसा होगा तो व्यापारी की दुकान जब ही चलेगी जब किसान की जेब में पैसा होगा। साथ ही किसान की जेब में पैसा होगा तो गांव का जो कंधे से मिला करके जो मजदूर उसके साथ काम करता है उसको मजदूरी वो जब ही दे पाएगा जब उसकी किसान की जेब में पैसा होगा। जब किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर की जेब में पैसा होगा। जब किसान और मजदूर की दोनों की जेब में पैसा होगा तो बाजार में बैठे व्यापारी की जेब में पैसा होगा। इसलिए चौधरी साहब कहते थे अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा, और किसान और मजदूर खुशहाल होंगे तो ये व्यापारी खुशहाल होगा। जब तीनों खुशहाल होंगे तो ये देश खुशहाल होगा। इसलिए वो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। लेकिन साथियों, ये सारी चीजें चौधरी साहब क्यों कहते थे? आज का अडानी और अंबानी और तमाम जो राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है, वो क्यों नहीं कहते? वो क्यों नहीं कहते कि किसान की जेब में पैसा आएगा तो ये देश का विकास होगा? वो क्यों कहते हैं कि व्यापारी की जेब में पैसा आएगा तो ये देश खुशहाल होगा? ये देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। ये देश सिर्फ चौधरी साहब की नीति और सिद्धांत पे चल करके ही खुशहाल हो सकता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह उस गांव में पैदा हुए थे, उस टूटी झोपड़ी में पैदा हुए थे। उन्होंने अभावों की जिंदगी देखी थी। उन्होंने गांव में देखा था कि किस तरीके से किसान और मजदूर कितनी कड़ी मेहनत के बाद अन्न पैदा करता है, फिर भी उसको वाजिब पैसा नहीं मिलता है। आंधी तूफान आ जाते हैं, कभी ओले पड़ जाते हैं, कई फसल खराब हो जाती है, तो उसकी जेब में पैसा कहां से आएगा? जानते थे चौधरी चरण सिंह जी कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। वो जानते थे चौधरी चरण सिंह कि मैं किस तरीके से शादी ब्याह करूंगा, किस तरीके से बच्चों को आगे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए सारा जो दुख दर्द जो गांव के किसान के मजदूर के अंदर रहता है, वो सारा का सारा दुख दर्द चौधरी चरण सिंह के दिल में था। इसलिए वो कहते थे कि इस देश में की दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि किसान एक अपनी निगाह खेत पे, दूसरी दिल्ली और चंडीगढ़ और लखनऊ की कुर्सी पर रखना। वो इस बात को इसलिए कहते थे कि अगर लोकसभा में और विधानसभा में अगर किसान जाति के लोग
बात नहीं सुनेगा। अगर तुम्हारा जनप्रतिनिधि उस विधानसभा में, लोकसभा में होगा, वो जानता है कि किस तरीके से गेहूं की फसल की बुवाई होती है, कितनी जुताई होती है, कितनी मड़ाई में पैसे लगते हैं, कितनी खाद में पैसे लगते हैं, किस तरीके से किसान का पूरा परिवार बच्चों सहित अपना पूरा जीवन उस खेती में लगा देता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि कितना पैदा किसने किया। इसलिए चौधरी साहब की ही अध्ययन है कि आज लखनऊ और दिल्ली में गए तो है, किसान जाति से नहीं गांव से भी लोग जनप्रतिनिधि बने हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो बात इसलिए है, अगर चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, सर छोटू राम के अनुयायी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी अगर लोकसभा विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो चौधरी चरण सिंह की नीतियों का बखान करेंगे, छोटू राम जी की नीतियों का बखान करेंगे। लेकिन अगर दूसरी विचारधारा के लोग लोकसभा में तो पहुंच सकते हैं, हमारी किसान राजनीति की, किसान जाति के भी लोग एमएलए और एमपी हैं, लेकिन वो बात जो पार्टी का जो मुखिया होगा, जो उसकी नीतियां होंगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, वो तुम्हारी बात नहीं करेगा, भले ही तुम्हारे बीच का ही क्यों नहीं प्रतिनिधि हो। इसलिए कहते हैं कि जिस देश का राजा अगर व्यापारी से मिल जाएगा तो इस देश का कभी भला नहीं कर सकता। इस देश का अगर राजा किसान से मिलेगा, किसान की आवाज को समझेगा, तो इस देश का भला हो सकता है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जब इस देश में चुनाव चल रहा था तो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बंबई का उनके पास आया, उनसे बोला, चौधरी साहब चुनाव में बहुत खर्च हो रहा है, आप कुछ आज्ञा कर दो तो मैं आपको कुछ चुनावी फंड दे दूं। उस मसीहा ने कहा, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से तुम पूरे चुनाव को लड़ा सकते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पैसा ले लूंगा तो जीतने के बाद तुम मेरे पास आओगे और तुम कहोगे कि साहब मेरी नीतियां लागू कर दो, जिससे मेरा उद्योग बढ़ जाए। मैं गरीब किसान से चंदा ले लूंगा, एक एक पैसा मजदूर से ले लूंगा, तो मैं उनकी बात करूंगा। अगर मैं तुझसे पैसा ले लूंगा तो मैं सिर्फ तेरी ही बात करूंगा। ये थे चौधरी चरण सिंह जी। ईमानदारी की मिसाल उनकी ऐसी है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं कि नीचे से चलता है, निचले स्तर से भ्रष्टाचार बढ़ता है। नहीं, चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, चौधरी साहब कहते थे जो भ्रष्टाचार है वो सिर से कोड़ की तरह नीचे आता है। अगर सिर ईमानदार होगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में कोई नीचे का अधिकारी लिप्त हो जाए। चौधरी साहब एक बार जब दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक उनका एक साथी था, वो इलाहाबाद में बस में बैठा नैनी से, और बस में बैठते ही उसने टिकट मांगी, कंडक्टर ने टिकट दी। उस समय बहुत कम कीमत होगी, 2-2.5 रुपए की टिकट होगी आसपास की। उसने 5 रुपए दिए, उसने वापस जो पैसे थे, जो नोट थे वो भी दिए, और जो 54 और जो 58 थी वो भी वापस दी। उस आदमी ने क्या, कंडक्टर साहब आज क्या हो गया, पहले तो आप 5 रुपए देते थे तो कहते थे छुट्टा नहीं है, फिर बाद में ले लेना, आज क्या हुआ? तो उसने कहा, आज चौधरी चरण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री हो गए, अगर उनको मालूम पड़ गया
किसी ने शिकायत कर दी कि कंडक्टर छूटे पैसे भी नहीं देता है, तो मुझे सस्पेंड करने के अलावा कोई बात नहीं होगी। गांव में पहले पटवारी हुआ करते थे, गांव के मालिक हुआ करते थे, अंग्रेजों का जमाना था, जमींदारी प्रथा थी। जो गांव का जमींदार जो कहता था, वो पटवारी उसी के नाम सारी जमीन लिख दिया करता था, क्योंकि चौधरी साहब गांव से ही आए थे, उन्हें पता था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, जब ये चीजें नहीं होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश के पटवारियों ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। उन्होंने समझा कि चौधरी साहब दबाव में आ जाएंगे, लेकिन वो चौधरी साहब था, उन्होंने एक कलम से 30,000 पटवारी बर्खास्त कर दिए और उनकी जगह पे लेखपाल रख दिए, जो सही मायने में ईमानदारी से वो काम करते थे। साथियों, बात तो उनके बारे में बहुत लंबा उनका इतिहास है, लेकिन मैं आपसे जरूर एक बात कहना चाहूंगा। इस हिंदुस्तान में अगर किसान के सही मायने में भगवान है, अगर सही हितैषी है, तो दो ही हमारे किसान नेता हुए, चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे सर छोटू राम जी। छोटू राम जी भी कहा करते थे, वो भी महान पुरुष थे। उन्होंने कहा था, ये भोले किसान मेरी दो बात याद कर, एक बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, न तो हम अभी बोलना सीखे और न हम अपने दुश्मन को पहचान रहे हैं। बार बार जब चुनाव आते हैं, ये बहरूपिया अपना रूप बदल बदल कर आपके बीच में आते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं और वोट ले जाते हैं, और उसके बाद में 5 साल आपके सामने कोई नहीं आता है। आप 5 साल तक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। साथियों, पिता अपनी विडंबना है कि 70 साल इस देश को स्वतंत्र तो हो गए, सारे लोग भाषण देते हैं मंचों से, वो कहते हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूं आपसे, जब देश स्वतंत्र हुआ था क्या हालत थी इस देश की? आज लोग कह रहे हैं कि हम काफी ऊपर जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आज भी सरकार का आंकड़ा है कि 81 करोड़ इस देश के अंदर आज भी भूख में भिखारी हैं, उन पे पैसा नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा है। वो कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब 81 करोड़ तो अपनी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो कहां हमारा और आपका विकास हुआ? क्योंकि समय का अभाव है, मैंने आपका बहुत समय ले लिया। फिर पुनः इस पावन भूमि पर आकर के आप लोगों के जो दर्शन हुए हैं, उसके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुला करके जो मान और सम्मान जो आप लोगों ने दिया है। हम किसान राजनीति से संबंध रखते हैं। जब भी आपका बुलावा आएगा, जब भी किसान के ऊपर कोई आफत आएगी, तो हमारा डीएनए वो है चौधरी चरण सिंह लाला कि हम आपके बीच खड़े मिलेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें हो। मैं आखिरी एक मेरे किसान भाई सूरदास है, उनकी एक पंक्ति को अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा। वो सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि हर चीज का अलग अलग मामला है। वो कहते हैं कि यूं तो होता लहू लाल, यूं तो होता लहू लाल, पर होता एक समान नहीं, केवल लाल रंग से होती लहू की पहचान नहीं। यूं तो होता लहू लाल, पर होता एक समान नहीं, केवल लाल रंग से ही होती लहू की पहचान नहीं। एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल सिंहों से लड़ जाता है। एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल जो सिंहों से लड़ जाता है, एक लहू लाल अलग पहचान का होता है। साक्षात मौत को ललकारे वो
लहू किसान का होता है, वो लहू किसान का होता है। धन्यवाद। राम राम।